हेलो बच्चों, मैं विश्वदीप त्रिपाठी आप बच्चों का अपने केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो हाँ बच्चों, आपने कल पढ़ा होगा कंसंट्रेशन टर्म को मैंने डिस्कस किया था। जैसे कि कंसंट्रेशन टर्म को मैंने आपको परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये आपके 3 कंसंट्रेशन टर्म्स को मैं कल डिस्कस कर चुका था। याद है तीनों? राइट, ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म मैंने कल आपको डिस्कस किए थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे आज चलते हैं हम। तो अब अच्छा, कुछ इनमें से एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल आज देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा 4th कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे। राइट, पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आज डिस्कस कर लेते, क्योंकि मैंने बोला था कि आज मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा एक। तो जैसे कि मैंने आपको एक ये क्वेश्चन लिख रखा है, आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने। राइट, बात क्लियर? देखिए, ये क्वेश्चन है कि इफ 11 ग्राम, क्वेश्चन है 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी 1.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड? देख रहे बच्चों क्वेश्चन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यानी परसेंटेज वेट बाय वेट का ये क्वेश्चन हुआ है ना। आप समझ पा रहे होंगे। तो याद करिए, इसके सॉल्यूशन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए? हमें आते हैं, वो क्या कह रहा है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमें फाइंड आउट करना है। राइट, बात क्लियर? तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के लिए मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, राइट, ऑक्सैलिक एसिड का फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या फॉर्मूला था याद करिए, परसेंटेज वेट बाय वेट के केस में मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हमारे को ये फॉर्मूला, कल ये फॉर्मूला मैंने आपको डिस्कस किया था, याद है कि नहीं? ये फॉर्मूला मैंने कल आपको डिस्कस किया। राइट, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब आती है बात कि आपको यहाँ पे जो कह रहा है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, जो डिजॉल्व किया जाएगा यानी कम अमाउंट में रहेगा। सॉल्यूशन जब भी बनाया जाएगा तो सॉल्यूट हमेशा कम और सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाता है, लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, है ना। तो सॉल्यूट जो आप बना रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, वो आपका कितना दे रखा है, 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड बोला है, तो ये हमारा दे रखा हुआ है। यानी मास ऑफ सॉल्यूट इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज द 11 ग्राम। बिल्कुल, ईच एंड एवरी स्टूडेंट अंडरस्टूड दैट, बात क्लियर। अब आती बात, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। क्या बोल दिया, डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन बट डेंसिटी इन दैट केस इज गिवन। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डेंसिटी हमें दी हुई है, एंड यू नो दैट वेरी वेल कि डेंसिटी से रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो डेंसिटी का और मास का और वॉल्यूम से रिलेशन शो करता है। तो क्या फॉर्मूला है आपको बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेंसिटी that will equal to the mass by volume हो जाएगा। आपको डेंसिटी दे रखी कितना, 1.1 ग्राम ml इनवर्स। मास आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये सोल्यूशन के रिस्पेक्ट की बात हो रही, यानी कि डेंसिटी ऑफ, ये सोल्यूशन के रिस्पेक्ट की बात है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये तो इतना समझ में आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये भी हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो अपने को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, मास ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज द, कितना वॉल्यूम है, 500 ml, है ना बच्चों, 500 ml वॉल्यूम दे रखा है। चलिए, तो अब हमें मास ऑफ सोल्यूशन जो निकालना है, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 1
एंड ये आपका हो जाएगा 500। बात क्लियर? अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आंसर कितना देगा, ये आंसर कितना आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 500, तो ये आपका सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा 550 ग्राम। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 550 ग्राम, क्योंकि ml और ml ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये ml और ये ml तो गया, तो यानी आपका मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बच गया 550 ग्राम, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आ गई बात, अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई थी। डेंसिटी, ये मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, आपने मास ऑफ सोल्यूट हमें मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है, मास ऑफ सोल्यूट अपने को बेटा क्या है दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट आपका कितना दे रखा है 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है। तो चलिए आ जाइए, फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए, परसेंटेज वेट बाय वेट, 11 ग्राम आपके ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूट का, और मास ऑफ सॉल्यूशन ये आपका 550 इंटू 100, सॉरी 1000 लिख दिया मैंने, इंटू क्या हो जाएगा ये आपका 100 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, अगर इसको आप सॉल्व कर देते हैं तो अराउंड ये कितने परसेंट आ जाएगा, ये आपको 2% आंसर दे रहा है, दैट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, राइट। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। बात क्लियर? तो देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान से हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे बिल्कुल। चले आगे, बात सही है, समझ गए, अंडरस्टूड। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये हो गया। हालांकि इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चन है बेटा, ये नहीं कि 1, 2 या 10, 20 क्वेश्चन करिए। IIT JEE वाले बच्चे जितने ज़्यादा क्वेश्चन इसके करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और नीट वाले बच्चों के लिए भी वही बात है। बात सही है कि नहीं? देखिए, बेस्ट अपना दीजिए एकदम, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से कंसंट्रेट फोकस होकर स्टडी करिए, तभी आपको रिजल्ट आएगा, वरना बेटा रिजल्ट एक दिन पढ़ लेने से नहीं आता, राइट। और ऐसा भी नहीं कि आप 4 दिन पढ़िए दबा के और बाकी 3 दिन दबा के सो जाइए, कहिए अरे वाह 4 दिन तुमने दिन रात स्टडी की है। बिल्कुल नहीं, आप कॉन्टिन्यूस करते रहिए स्टडी, सक्सेस मिलती है। हाँ, उसमें इंटरप्शन होना ना चाहिए, जो भी काम करिए दिल से करिए, ओके। चलिए, तो अब हम आगे आपको स्टार्ट करते हैं। अब 4th कंसंट्रेशन टर्म आज हमें डिस्कस करना था, तो 3 कंसंट्रेशन टर्म हम कल डिस्कस कर चुके थे, तो ये थोड़ा एक न्यूमेरिकल था, और भी न्यूमेरिकल अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगला 4th पॉइंट आता है अपना आज का नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म 4th, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए, या इस ग्राम पर लीटर का हम यूज करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो अगला है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, है ना बच्चों। ये अपना नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है। बात क्लियर? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये नया कंसंट्रेशन टर्म है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डिफिनीशन क्या आ जाएगी? इट इज डिफाइंड एज amount of solute present in 1 liter of the solution, right? But clear, it is defined as amount of solute प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यानी स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूले की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ
solute in gram, in denominator volume of solution in liter, volume of solution in liter, right? बात ले। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, और इसकी यूनिट ग्राम लीटर इन वर्ड्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने बात की, इस जगह इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने देखा, ये इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस कर दिया आपको, राइट? बात क्लियर? ये इसका फॉर्मूला हो गया, और ये यहाँ पे हमने इसकी यूनिट को डिस्क्राइब कर दिया, राइट? बात क्लियर? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के लिए, राइट? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, आपको अगला कंसंट्रेशन टर्म पीपीएम। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम लेते हैं बच्चों पीपीएम। फिफ्थ पीपीएम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। यानी ये किस केस में यूज होता है? देखिए पीपीएम क्या हो गया, यानी पार्ट्स पर मिलियन, यानी बहुत बड़े पर मिलियन पार्ट की बात कर रहा है। यानी कि इस केस में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होगा और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होगा, राइट? बात क्लियर? यानी कहने का मतलब है कि पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पी एंड एम, सो दैट टर्म पीपीएम इज गिवन हियर, अंडरस्टूड? यानी कि ये कहाँ यूज आएगा, ये किस कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करने के लिए यूज होता है? तो सीधी बात आती है कि व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट, व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट in very trace quantity, when solute is present in very trace quantity, in such case ppm is used। ऐसे केसों में हम ppm का यूज करते हैं। बात समझ में आई? अब इसकी डिफाइन क्या करेंगे, डिफिनीशन क्या होगी? व्हेन सॉल्यूट प्रेजेंट, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। देखिए क्या हो जाएगा डिफिनीशन, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ it is defined as the quantity of solute in gram, quantity of solute in gram present in 10 power 6 gram of the solution, right? बात क्लियर? 10 पावर 6 यानी पर मिलियन की बात हो रही है, राइट? तो ppm क्या हो जाएगा, ppm बाई क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला इसका क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। यानी ये हमारा इस कंसंट्रेशन टर्म के लिए ये इसका फॉर्मूला जनरेट होता है, राइट? इसका यूज ज़्यादातर, इस कंसंट्रेशन टर्म का हम यूज कहाँ करते हैं? इस कंसंट्रेशन टर्म को हम ज़्यादा यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को एक्सप्रेस करने में। जितने भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हो रहा है, यानी कि SO2, CO2 या CO या अदर पोल्यूटेंट गैसेस जो भी इन्वायरमेंट में मिक्स हो रही हैं हमारे प्योर एयर में, राइट? तो वहाँ पे कंसंट्रेशन हम इन गैसों का किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ppm में। जैसे आपने पढ़ा होता है कि दिल्ली में
इस गैस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, या भोपाल गैस जब ट्रेजिडी हुई थी तो MIC का कंसंट्रेशन एयर में बढ़ चुका था, मेथाइल आइसोसाइनेट, याद होगा आप लोगों को, भोपाल गैस ट्रेजिडी जहाँ पे काफ़ी लोगों की मौत हुई थी, बात क्लियर। तो वहाँ पे कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी? मेथाइल आइसोसाइनेट, दैट इज द पॉइजनस गैस, वहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल थी, MIC इन शॉर्ट कहा जाता है उसको, MIC, राइट, बात क्लियर। तो उसी तरह अगर हम यानी कि कंसंट्रेशन लेवल वहाँ बहुत लार्ज अमाउंट है ना, हमारे सराउंडिंग में गैस का जो अमाउंट है वो बहुत ही लार्ज है, तो यानी कि कंसंट्रेशन जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन आर एक्सप्रेस्ड, यानी यहाँ पे बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन आर atmospheric pollution are expressed in term of parts per million, right? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन में। समझ गए बातों को बच्चों? जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल, जैसे कि एक बात कह रहे हैं, एग्जांपल जैसे कि इन पार्ट्स पर मिलियन, जैसे बच्चों आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जाम्पल से जैसे मान लीजिए कि द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन साउथ दिल्ली अगर बता दे कि फाउंड एज 10 ppm, ये कहा जा रहा है कि एक एग्जाम्पल से क्लियर कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन साउथ दिल्ली इज 10 ppm। अगर 10 ppm कह रहा है कि साउथ दिल्ली के अंदर जो हवा है वहाँ की हवा में हमें 10 ppm का SO2 का कंसंट्रेशन है, यानी SO2 कितना अमाउंट SO2 प्रेजेंट है, राइट, बात क्लियर, इसकी बात कही जा रही। तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस मीन्स दैट 10 की पावर 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 10 centimeter cube of SO2, 10 centimeter cube of SO2 present in 10 centimeter cube of SO2 present in 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी पर मिलियन पार्ट्स की बात हो गई ना, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, राइट, बात समझ में आई? समझ में आया? यानी कि 10 ppm बोल रहा है, यानी कि 10 सेंटीमीटर क्यूब आपका SO2 कहाँ पे प्रेजेंट है? पर मिलियन पार्ट में एयर के, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात समझ गए। यानी ppm जो होता है ये इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में कंसंट्रेशन अमाउंट डिफाइन करते हैं कि पॉल्यूटेंट्स की कितनी कंसंट्रेशन है वहाँ पे। हो गई बात क्लियर? तो हमारा जो अगला कंसंट्रेशन टर्म था ppm, इसे आप समझ चुके हैं, राइट, बात क्लियर? ओके, तो इसको नोट करते चले जाइएगा बच्चों, इधर उधर नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए हर चीज़ आराम से। तो अब हमारे पास ये 4th 5th ये हमने कंसंट्रेशन टर्म भी डिफाइन कर दिया आपको। ओके, हमने कल जो आपको डिस्कस किया था कि ये देखिए आपके ppm का, तो 1 2 3 4 ये हमने आज 2 कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर लिए। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की ओर चलते हैं, दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन। अगला कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन होता है, और ये वाला जो पार्ट है, यानी कि इन दोनों के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, मोल फ्रैक्शन पार्ट की ओर, है ना। बहुत अच्छा सा है मोल फ्रैक्शन। इधर वाले जितने कंसंट्रेशन टर्म आपके लिए आ जाते हैं ये भी बड़े इनके तो क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं भाई, इनको एकदम ध्यान से समझते जाइएगा, राइट, बात क्लियर। फॉर्मेलिटी तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये रिमेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट पार्ट आते हैं अपना, हम डिस्कस करते हैं क्या, अब हम बच्चों डिस्कस करेंगे अपना 6th पार्ट, मोल फ्रैक्शन को अब डिफाइन करते हैं। बिल्कुल सही। चलिए तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट 6, और अब हम डिफाइन करेंगे किसको? मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन, राइट,
बात क्लियर? जैसे इसका नाम ही दिख रहा होगा आपको, मोल फ्रैक्शन, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मोल का फ्रैक्शन है, यानी रेशियो ही होगा, फ्रैक्शन रेशियो, मोल फ्रैक्शन की बात डिफाइन करता है, राइट? बात क्लियर? तो यानी हमें मोल्स के रेशियो की बात करनी है, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मोल्स हमें यहाँ पता होने चाहिए, यानी तब हमारा मोल का फ्रैक्शन बनेगा उसी तरह। तो ये डिफाइन क्या करता है, तो डिफिनीशन सबसे पहले बात डिस्कस करते हैं कि डिफिनीशन इसकी लिखते हैं बच्चों, है ना? मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो होगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, रेशियो ऑफ number of moles of one component to the total number of moles, right? To the total number of moles of the solution, यानी कि सॉल्यूशन यानी ऑल दी कंपोनेंट, हो गई बात, समझ में आई? तो मोल फ्रैक्शन को हम मान लीजिए हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, हमारा मान लीजिए सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक है ए और एक है बी, राइट? मान लीजिए कि ये सॉल्यूट का कंपोनेंट है, ये हमारा सॉल्यूट है, और ये क्या है? सॉल्वेंट है, राइट? बात क्लियर? समझ में आया? एक सॉल्यूट ले रहे हैं और एक क्या ले रहे हैं? सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करें? काई से। काई ए अगर इसका मोल फ्रैक्शन लिखा जा रहा है, सिंबल है, हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते किससे? काई से, राइट? तो मोल फ्रैक्शन एक्स ए दैट इज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सभी बच्चे को पता होगा कि नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि सॉल्यूट का भी नंबर ऑफ मोल्स प्लस सॉल्वेंट का भी नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से ले रहे हैं और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम कैपिटल एन से ले रहे हैं, राइट? बात क्लियर? ये हो गया, समझ में आई बात? क्लियर हुआ? यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं एन ए और यहाँ पे कैपिटल एन बी, राइट? बात क्लियर? एन ए सॉल्यूट के लिए है और एन बी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट के लिए है। अगर अब इसी तरह मोल फ्रैक्शन, अगर इसी तरह हमें दे दे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फाइंड आउट करिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट विल कॉल द काई बी। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या करेंगे बच्चों? देखिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए क्या हो गया था, कैपिटल एन और स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल बी हो गया। अब नीचे क्या आ जाएगा, फिर से टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया। राइट, बात क्लियर। तो अपन ने को एग्जाम में जो भी पूछे, सॉल्यूट का पूछे तो और सॉल्वेंट का पूछे तो अपने को फॉर्मूला क्लियर हो गया। ये हमें फॉर्मूला यूज करना है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के, इन द केस ऑफ सॉल्यूट एंड इन द केस ऑफ सॉल्वेंट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना बच्चों। बड़ा आसान सा टॉपिक है कि अगर सॉल्यूट पूछेगा तो न्यूमरेटर में सॉल्यूट चला जाएगा, और अगर सॉल्वेंट पूछता है तो दैट विल ऑल्सो इन द न्यूमरेटर में हमारा सॉल्वेंट आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में टोटल दोनों केस में रहेगा, चाहे सॉल्यूट का केस हो चाहे नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्वेंट का निकालना हो। एक यहाँ पे एक चीज और अपने को ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारे को दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन देखा जाए तो चाहे सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का, यानी कि हम अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का ले लें प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का ले लें, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द यूनिटी। अपने को ये याद रखना है। काई ए दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे काई ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काई ए रिप्रेजेंट कर रहा है काई ए दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड काई बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हो गया। तो अपने को ये चीज इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले इसके इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। राइट, कहने की बात ये कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट इज ऑलवेज यूनिटी। यानी कहने के बाद क्या है, इस पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन of both the component of both sum of the mole fraction of both the component is always unity। बिल्कुल बच्चों समझ रहे हैं, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट इज ऑलवेज यूनिटी, हमेशा यूनिटी होगा। ये मैंने कुछ नहीं किया, जो आपने यही लाइन लिखी है, ये कभी कभी बोर्ड में रहता है तो इसलिए आपको 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में रहता है, ठीक है। कभी कभी नीट में भी आपको हेल्प हो जाएगी कि अगर मान लीजिए दोनों कंपोनेंट का दे आपको क्या कह रहा है, ए का भी फाइंड आउट करना है और बी का भी फाइंड आउट करना है, दोनों का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो बस आप क्या करिए, एक का फाइंड आउट कर लीजिए, जो भी वैल्यू आती है एक्स बी करके 1 माइनस एक्स ए, दूसरे का वैल्यू आ जाएगा। है कि नहीं बात क्लियर। यानी कि दोनों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यह शॉर्ट में अपने दिमाग में रखिएगा। बात क्लियर। चलिए, तो ये अपना मोल फ्रैक्शन का ये हो गया। राइट, बात क्लियर। अब देखिए, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। चलिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, इसका एक देख लेते हैं क्वेश्चन। आपको बड़ा आसान सा क्वेश्चन रहता है इसका, मोल फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसमें नहीं रहता है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए, चले आप लोग इसको नोट करते जाइएगा आराम से, अपना पॉज बटन कर दीजिए और उसको नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आगे क्या चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड विद द मोल फ्रैक्शन। चलिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, तो समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलाइन ग्लाइकॉल।
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल that is the C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by मास। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि C2H6O2 बाई मास। बात क्लियर। तो यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल का हमें कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन निकालना है एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकॉल का नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए, और फिर टोटल सोल्यूशन का तो हम निकाल ही लेंगे, राइट। तो आती है बात, चलिए तो अपन आते हैं अब सोल्यूशन की ओर। सोल्यूशन देखिए क्या होगा बच्चों, सोल्यूशन मोल फ्रैक्शन का तो फॉर्मूला आप अभी पढ़ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में आती बात नंबर ऑफ मोल्स निकालने की। बात क्लियर, पहले आप निकालोगे तब तो आएगा। चलिए, यानी हमें मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, राइट। बात क्लियर, क्योंकि वाटर में ही सॉल्यूशन बना होगा, यहाँ तो कुछ बोला नहीं है कि किस में बनाए। नहीं, अगर कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया, अगर सॉल्वेंट बोल रहा है कि हमने एल्कोहल लिया है या CCl4 लिया है, तब तो केस अलग की बात आती है। लेकिन जब यहाँ पे आपको सॉल्वेंट नहीं बोला है, तो सीधी सी बात है कि हमारे को क्या लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा। जब आपको नहीं देगा क्वेश्चन में सॉल्वेंट, तो आपको आंख मूंद करके सॉल्वेंट वाटर उठा लेना है, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। चलिए, अब आती है बात, नंबर ऑफ 20% कह दिया यहाँ पे भाई, कैसे आएगा। अब बच्चों ये बताओ, ये बोला ना यहाँ पे, चलिए वहाँ पे वेट बाय वेट के उसमें दिमाग रखिए, बताया था मैंने 20% सोल्यूशन है, अगर परसेंटेज वेट बाय मास बोल दिया ना इसने, बिल्कुल बात सही, फॉर्मूला बिल्कुल समझ गए आप लोग, बोलिए बच्चों बिल्कुल समझे, हाँ। तो अब आती बात, यहाँ पे हमें इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा ट्रिक अगर जो दिमाग लगाइएगा, ये नहीं कि बच्चों अरे पगला जाइएगा, पगलाने का नहीं है। यहाँ पे आपको बोला है 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। क्वेश्चन समझिए, बाई मास यानी परसेंटेज वेट बाई वेट, ज़्यादा सोचने का नहीं, यानी परसेंटेज वेट बाई वेट के अंदर आ गया तो यानी हमने आपको पहले ही बताया था कि 20 ग्राम अगर आपका सोल्यूट हो जा रहा है, ये पहले टॉपिक हम बता चुके हैं, 20 ग्राम अगर सोल्यूट हो रहा है तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा रिमेन 100 में होगा, और 100 माइनस 20 दैट आंसर विल गेट 80 ग्राम ऑफ का क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये चीज़ हमारा निकल गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालें, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट रख देंगे फिर यहाँ पे, क्योंकि या तो इसी में निकाल के रखिए या अलग अलग। अब नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं आता हो तो हम उसके लिए भी बता देते भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ये होते किससे, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज द मास इन ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस ये होगा किस में, ग्राम में, और डिवाइड क्या होगा उसके, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट करेंगे। पहले मॉलिक्यूलर मास किसका, मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल हम निकाल रहे हैं। चलिए ठीक है, बात करें, चलिए सॉल्व करते क्वेश्चन को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल
हम पहले निकाल रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला होता है किसके लिए, फॉर्मूला, ये क्या फाइंड आउट करेगा, नंबर ऑफ मोल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। देखिए यहाँ पे भी एक फॉर्मूला ये आपके यूज़ में आएगा। मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो इसे याद ही रखिएगा ना। फॉर्मूले की एक अपनी अलग से कॉपी बना के रखे और उसमें लिखिए, बिल्कुल सही। चलिए तो मॉलिक्यूलर मास एथिलीन ग्लाइकॉल का निकालिए पहले, भैया यही काम कर लीजिए वरना वो रोड़ा करेगा। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है, C2H6O2 का, है ना, यही C2 जो एथिलीन ग्लाइकॉल यही था। कार्बन का मास कितना होता है बच्चों, कार्बन का एटॉमिक मास 12, कितने कार्बन है यहाँ पे बट्टा 2, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, इन शॉर्ट म्यू। लेकिन अपन को कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, केवल 1, और कितने हैं ऑक्सीजन आपके पास, सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 एंड एटॉमिक मास 16, दैट विल 16 इंटू कितने ऑक्सीजन बेटा दिए हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिए हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। आप इसको टोटल सॉल्व कर देंगे तो टोटल सॉल्व करने पे आंसर कितना दे देगा आपको, टोटल ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 62 ग्राम, 24 6 और ये हो जाएगा, हाँ 62 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके किसके आ गए, एथिलीन ग्लाइकॉल के आ गए। वाटर तो आपको पता ही है भाई, वाटर का तो सब बच्चा निकाल ही लेता है। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इसी फॉर्मूले में हम पुटअप करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2, तो नंबर ऑफ मोल्स मास डिवाइडेड, तो कितना मास आपका दिया था सोल्यूट का, ये देखिए सोल्यूट अपना एथिलीन ग्लाइकॉल था, यही है सोल्यूट C2H6O2, ये आपका सोल्यूट कवर कर रहा है, तो दैट इज 20 एंड डिवाइडेड बाई इसका मास कितना हुआ, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ये तो 20 ग्राम हो गया, और मॉलिक्यूलर मास कितना आया 62 आया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आंसर लगभग कितना आ जाएगा 0.322 मोल, ये आंसर आ गया। अब अपने को अगला किसका निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। चलिए अगला को इसी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर के केस में आपको पता है, मैंने अभी देखा था 20% इसने बोला था, कितना बोला था, जब इसने 20% बोला तो 80 ग्राम आपका वाटर ही था, तो 80 और वाटर का मास सबको पता ही है, ये कितना 80 था। और वाटर का अगर हम निकालते हैं H2O का, तो H2O के केस में कितना होता था, हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, इसको ऐड कर दीजिए आंसर आता है 18। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 हो गया। आप इसको डिवाइड करके रखेंगे तो 4.44 समथिंग ये आ जाएगा आपका आंसर, इसका नंबर ऑफ मोल, तो इसके मोल आ गए। बात क्लियर। तो अब आपको क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, सबका नहीं पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है, एथिलीन ग्लाइकॉल का पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए हमें आ गया ये फार्मूला, देखिए आपको मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल ये फार्मूला, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट। चलिए तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकॉल का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल ये आ गया 0.322, एंड बाई क्या हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स को, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम सम करेंगे, तो दैट विल बी द 0.322 अगेन प्लस 4.44, राइट। बात क्लियर। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग ये आपको आंसर दे देगा 0.932, राइट। बात क्लियर। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, राइट, तो नहीं इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, नहीं 0.322 और ये 4, तो समथिंग इसका आंसर जो आ जाएगा लगभग, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.068,
ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर, समझ रहे बच्चों। अगर अब मान लीजिए कि ये पूछा तो नहीं था, आपने एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, लेकिन अगर आपको इसी में मान लीजिए कि वाटर का, ये तो हो गया इसका, लेकिन अगर नेक्स्ट का पूछ दे तो आपको मैंने अभी बताया ही था कि काई ए प्लस काई बी दैट इज इक्वल टू 1। अब मान लीजिए ये ग्लाइकॉल का है और ये किसके लिए, वाटर के लिए है, यानी XC2S6O2 एथिलीन ग्लाइकॉल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1, और मोल फ्रैक्शन आप इसका निकाल चुके हैं तो दैट इज 0.068 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1। तो आगे पार्ट में आता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपको निकालना है, तो 1 और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इस साइड माइनस 0.068, ये हो गया। अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर ये दे देगा आपको 0.932, लगभग ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आ गया, वाटर के लिए मोल फ्रैक्शन आ गया। तो समझ में आ गया, देख रहे हैं बच्चों कि हम दोनों ही केसों के लिए बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। हाँ, अगर अब एक बात और थोड़ी सी, अगर हम यूनिट की बात करें, यहाँ पे सर आपने यूनिट नहीं लिखी इसकी कुछ, तो मोल फ्रैक्शन की नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन डू नॉट हैव यूनिट, मोल फ्रैक्शन हैव नो यूनिट, इसकी यूनिट नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी अदर कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे उसकी यूनिट होगी, बट मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन हैव नो यूनिट। ठीक है, तो समझ गए बच्चों, क्वेश्चन समझ गए, सॉल्यूशन समझ गए, है ना इसका। तो मोल फ्रैक्शन भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, चाहे आपका नीट का टॉपिक हो, नीट में हो या जेई में हो, इन दोनों से क्वेश्चन इससे मोल फ्रैक्शन से रहता ही रहता है। ये सॉल्यूशन चैप्टर मैंने बताया ही है कि ये पक्का आपको क्वेश्चन दे के जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, आएगा ही आएगा। राइट, बात क्लियर, ओके। तो बच्चों यहाँ पर आज हम इसको डिस्कस कर चुके अपने कंसंट्रेशन टर्म को, ठीक है, मोल फ्रैक्शन और इसके बाद पीपीएम, ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। आज हमने ये कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस किया है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, पीपीएम एंड आपका अगला पॉइंट क्या था, मोल फ्रैक्शन था। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या था, मोल फ्रैक्शन। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए मोल फ्रैक्शन, इसको अच्छे से समझिएगा। तो हम इस बच्चों इनके और भी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, हम इनके और कल अच्छे न्यूमेरिकल्स को लेकर डिस्कस करेंगे। राइट, तो नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करिए, इस थ्योरी को देखते रहिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ दिनों में हम अपना इंस्टाग्राम और बाकी सारी चीज़ें भी स्टार्ट करेंगे, तो वो थोड़ा वक्त लग रहा है इन चीज़ों में। राइट, तो ठीक है बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहें, क्योंकि हम इस कंटेंट को नीट जेईई के पूरे कंपटीशन तक के साथ हैं आपके लिए। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। और अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप चैनल ये सब धीरे धीरे क्रिएट करेंगे इस पर। राइट, तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। फिर दोबारा मिलते हैं आपसे कल, फिर दोबारा मिलेंगे। रेगुलर हम चैनल पे कुछ ना कुछ अपडेट्स, आज हमारे शॉर्ट्स भी आए हैं तो आप उसको भी देखते रहिए, है कि नहीं बच्चों। पढ़ने के साथ साथ थोड़ा अपना ये कंसंट्रेशन बनाए रखिए, पढ़ाई भी करिए और इधर उधर थोड़ा सा घूम भी लीजिए, ये है स्टडी के लिए। बाकी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तब तक हम मिलेंगे फिर। थैंक यू बच्चों, है ना।